पर स्रोत का सबसे ताकतवर संदेश आता है। दूसरों को दोष देने का मतलब है अपनी शक्ति दूसरों के हाथ में दे देना। आप खुद को एक विक्टिम यानी शिकार की तरह देखने लगते हैं, असहाय महसूस करते हैं। और इसका हल क्या है स्रोत के मुताबिक? नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है व्यक्तिगत जिम्मेदारी और अपने जीवन पे नियंत्रण रखना। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम सब सोचते हैं कभी न कभी। बिल्कुल। अक्सर लगता है कि हमारी जिंदगी की गाड़ी कोई और चला रहा है, मतलब हालात, दूसरे लोग या किस्मत। हाँ, पर क्या वाकई ऐसा है? इसी सवाल पर आज हम गहराई से बात करेंगे। हमारे पास सिद्धार्थ सर के ब्लॉग siddhmind.in पर प्रकाशित एक लेख है, आपकी जिंदगी की बागडोर आपके ही हाथ में है। इसके कुछ अंशों पर हम बात करें। ये स्रोत देखता है कि कैसे हम अपनी नाकामियों या कमियों के लिए अक्सर अपने माँ बाप को या टीचर्स को, समाज को, किस्मत को, यहाँ तक कि भगवान को भी जिम्मेदार ठहरा देते हैं। जैसे लगता है कि अपनी जिंदगी की गाड़ी चल तो रही है, पर स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में है। तो चलिए इस स्रोत के आईने में देखते हैं जरा कि ये सोच हमें कहाँ ले जाती है। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि जिम्मेदार बनो नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये समझना है कि लेखक कैसे ये तर्क रखते हैं कि असली कंट्रोल, असली शक्ति वो बाहर नहीं, वो अंदर है। हाँ, व्यक्ति के अपने नजरिए में, उसके चुनाव में, उसके कर्मों में है। ये सोचने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव की बात है ना? सही कहा। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि स्रोत ये नहीं कहता कि बाहरी चीजों का कोई असर ही नहीं होता, ऐसा नहीं है। पर स्रोत का जोर इस बात पर ज्यादा है कि भाई हमारी अपनी प्रतिक्रियाएं, हमारे चुनाव, हमारी जिम्मेदारी, वो कहाँ है इस पूरी तस्वीर में। स्रोत का मकसद लगता है कि हमें ये दिखाना कि असल कंट्रोल कहाँ है और हमें सोचने पर मजबूर करना कि हम ये इल्जाम लगाने वाले चक्कर से बाहर कैसे निकलें। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रभाव से, माता पिता। स्रोत ये तो मानता है कि हाँ, वो नींव रखते हैं, माहौल देते हैं बचपन में, लेकिन फिर एक वक्त आता है जब हमारे अपने फैसले ज्यादा असर डालने लगते हैं। स्रोत में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का उदाहरण भी है कि साधन कम थे, मुश्किलें थीं शुरू में, पर उनकी उड़ान तो जबरदस्त रही। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, स्रोत इसे एक बड़े विचार से जोड़ता है ना? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस उदाहरण से यही बताता है कि शुरुआती हालात ही सब कुछ तय नहीं करते। असली जो मानसिक बदलाव है वो तब आता है, जैसा स्रोत कहता है, जब इंसान ये मान लेता है कि ठीक है, शायद मेरे माँ बाप ने उतना ही दिया जितना वो दे सकते थे, उनकी अपनी सीमाएं थी, लेकिन अब इस वक्त से मेरी जिंदगी की दिशा, मेरे चुनाव, इनकी जिम्मेदारी मेरी है। ये सिर्फ अतीत को कोसना बंद करना नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से भविष्य का मालिक बनना है। और ये मानना, जैसा स्रोत इशारा कर रहा है, शायद आसान नहीं होता होगा। इसमें एक तरह की मैच्योरिटी लगती है, ये मानना कि हाँ, वो शायद परफेक्ट नहीं थे, पर अब ड्राइविंग सीट पर मैं हूं। स्रोत इसे विकास की शुरुआत कहता है। क्या स्रोत ये भी बताता है कि ये बदलाव किसी खास उम्र में होता है या ये बस एक समझ की बात है? नहीं, स्रोत इसे उम्र से ज्यादा मानसिक और भावनात्मक परिपक्वता से जोड़ता है। कोई कम उम्र में भी ये समझ सकता है और कोई शायद काफी उम्र तक भी दूसरों पर ही उंगली उठाता रहे। मुख्य बात है वो अंदरूनी एहसास कि अब कंट्रोल मेरे हाथ में है। स्रोत के मुताबिक जब तक हम पुरानी शिकायतों में ही फंसे रहते हैं ना, हम आज में पूरी ताकत से काम नहीं कर पाते। तो ये स्वीकृति जो है, ये हमें अतीत के बोझ से आजाद करके वर्तमान में एक्शन लेने की ताकत देती है। ये बात तो बहुत जरूरी है। इल्जाम हमें अतीत में बांधता है और जिम्मेदारी हमें आज में सक्रिय करती है। चलिए अब शिक्षकों की भूमिका पर आते हैं। स्रोत यहाँ एक बड़ा अच्छा उदाहरण देता है GPS का, कि टीचर रास्ता बता सकता है, मंजिल दिखा सकता है, पर गाड़ी तो सीखने वाले को ही चलानी है। बिल्कुल। और स्रोत इसी बात को आगे बढ़ाता है कि भाई एक ही क्लास में एक ही टीचर से पढ़ने वालों के नतीजे इतने अलग क्यों होते हैं? अगर टीचर ही सब कुछ होता तो सबके नतीजे एक जैसे होने चाहिए थे, मोटे तौर पर। स्रोत कहता है कि यहां जो फर्क पैदा करता है ना, वो है मानसिकता, माइंडसेट। क्या छात्र सिर्फ जानकारी ले रहा है या सीखने की प्रक्रिया की ओनरशिप ले रहा है? तो स्रोत के हिसाब से ये सीखने की ओनरशिप लेना, इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ ध्यान से सुनना या कुछ और भी? नहीं, स्रोत इसे ज्यादा सक्रिय प्रक्रिया बताता है। मतलब क्या छात्र सवाल पूछ रहा है? क्या वो जो सीखा है उस पर सोच विचार कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है? क्या वो अपनी समझ में जो कमियां हैं उन्हें पहचान कर उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहा है, या वो बस इंतजार में है कि टीचर सब कुछ उसके दिमाग में डाल देगा?
स्रोत के अनुसार ज्ञान दिया जा सकता है, पर सीखना तो एक व्यक्तिगत काम है, एक अंदरूनी क्रिया है। टीचर एक कैटलिस्ट हो सकता है, पर सीखने की आग तो छात्र को खुद जलानी पड़ती है। ये पर्सनल एजेंसी का एक और पहलू है। यानी टीचर दरवाजा खोल सकता है, पर अंदर तो छात्र को ही जाना होगा। सही बात है। और ये बात सिर्फ स्कूल कॉलेज तक ही नहीं है, शायद जिंदगी में हर जगह सीखने पर लागू होती है। अच्छा, अब आते हैं एक और बड़े बाहरी प्रभाव पर, समाज, रिश्तेदार और दोस्त। स्रोत कहता है कि ये लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, कभी तारीफ, कभी बुराई, कभी मजाक, कभी दूसरों से तुलना। ये तो हम सब जानते हैं। हाँ, और यहीं पे ना स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी बात करता है। वो कहता है कि हमें समाज की बातें उतना नहीं रोकती जितना उन बातों का डर रोकता है। अच्छा। हाँ, लोग क्या कहेंगे, ये सवाल स्रोत के मुताबिक कितने ही सपनों और कोशिशों का गला घोंट देता है। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। समाज नहीं, समाज का डर। क्या स्रोत ये बताता है कि ये डर ज्यादातर हमारे अपने मन में है, या समाज सच में इतना ताकतवर है कि हमें रोक दे? स्रोत का झुकाव इसी तरफ है कि डर ज्यादातर हमारे अंदर ही है। समाज की राय तो बदलती रहती है, अक्सर काफी सतही होती है, और जरूरी नहीं कि उसमें हमारी भलाई ही हो। स्रोत सवाल उठाता है, बाहर की बदलती हुई रायों पर भरोसा करना ज्यादा ताकतवर है या अपने अंदर की आवाज पर, अपने आत्मविश्वास पर? जाहिर है, स्रोत आत्मविश्वास को ज्यादा मजबूत और टिकाऊ मानता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समाज की आलोचना या मजाक तो शायद चलता रहेगा, लेकिन स्रोत हमें उससे अप्रभावित रहने का तरीका बता रहा है। बिल्कुल, स्रोत इसे असली आजादी से जोड़ता है। जब आप अपने कामों के लिए दूसरों की हाँ या तारीफ पर निर्भर नहीं रहते, जब आप आलोचना से डरना छोड़ देते हैं, तब आप असल में आजाद होते हैं। यह आसान नहीं है, हाँ, इसके लिए काफी आत्ममंथन और आत्मविश्वास बढ़ाने पर काम करना पड़ता है। लेकिन स्रोत के अनुसार यही वो रास्ता है जहां इंसान अपनी शर्तों पर जी सकता है, बजाय इसके कि वो समाज क्या सोचेगा इसके पिंजरे में कैद रहे। असली आजादी। ये विचार तो सोचने लायक है। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसे अक्सर आखिरी हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, इल्जाम लगाने के लिए, भाग्य या किस्मत। स्रोत यहाँ नौकायन मतलब सेलिंग का उदाहरण देता है, जो मुझे काफी अच्छा लगा कि हम हवा की दिशा नहीं बदल सकते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ। पर हम अपनी नाव के पाल यानी सेल्स को तो एडजस्ट कर सकते हैं ना, ताकि हवा का इस्तेमाल अपनी मंजिल तक पहुंचने में करें। बिल्कुल, ये उदाहरण स्रोत की मुख्य बात को खूबसूरती से समझाता है। स्रोत भाग्य के होने को बिल्कुल नकारता नहीं है। हो सकता है अच्छी परिस्थितियां मिले, मौके दरवाजे पर आए, लेकिन स्रोत साफ करता है कि भाग्य और तैयारी का गहरा रिश्ता है। अवसर रूपी हवा तभी काम आएगी जब आपके पाल तैयार हों, मतलब आपने मेहनत की हो, हुनर सीखा हो और आप उस मौके को बुनाने के लिए तैयार हों। तो स्रोत ये कह रहा है कि किस्मत शायद मौका लाती है, पर कामयाबी तो कर्म और तैयारी से ही मिलती है। सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठना काफी नहीं। एकदम सही। स्रोत का संदेश है, किस्मत के इंतजार में हाथ पर हाथ रखकर मत बैठो, अपनी तैयारी पूरी रखो, अपने हुनर को मांझते रहो। जब मौका आए तो उसका स्वागत करने के लिए तैयार रहो। स्रोत इसे ऐसे देखता है कि तैयारी और कोशिश ही किस्मत वाला होने की संभावना को बढ़ाते हैं। आप जितने ज्यादा तैयार होंगे, उतने ही ज्यादा मौकों को आप किस्मत के रूप में पहचान पाएंगे और उनका फायदा उठा पाएंगे। तो किस्मत को दोष देने के बजाय सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं तैयार था? हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल नजरिया है। किस्मत पर ठीकरा फोड़ने के बजाय अपनी तैयारी पर फोकस करना। अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर, भगवान पर दोष डालना। स्रोत इसे भी जिम्मेदारी से बचने का ही एक तरीका मानता है। वो उदाहरण देता है कि कोई किसान बीज बोए बिना अच्छी फसल के लिए सिर्फ प्रार्थना करता रहे, तो क्या ये समझदारी है? हाँ, ये उदाहरण स्रोत के तर्क के बिल्कुल केंद्र में है। जी। स्रोत रहता है कि भाई ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, इच्छा शक्ति दी है, चुनने और काम करने की आजादी दी है। जी। इन सब का इस्तेमाल न करके सिर्फ भगवान को दोष देना एक तरह से उन तोहफों की बेकदरी करना है। स्रोत के अनुसार सच्ची श्रद्धा का मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना और चमत्कार का इंतजार करना नहीं है। तो फिर स्रोत सच्ची श्रद्धा को कैसे देखता है अगर वो सिर्फ इंतजार करना नहीं है? स्रोत सच्ची श्रद्धा को देखता है एक कॉम्बिनेशन के तौर पर, सक्रिय कोशिश और नतीजे को स्वीकार करना। मतलब अपनी बुद्धि और ताकत का पूरा इस्तेमाल करके अपना बेस्ट देना, और फिर नतीजा चाहे जो भी हो उसे ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार करना। ये कर्मयोग के सिद्धांत के काफी करीब है, जैसा आपने पहले भी इशारा किया था। प्रार्थना या श्रद्धा कर्म का विकल्प नहीं है, बल्कि कर्म को सही भावना और समर्पण से करने की प्रेरणा है। स्रोत की भाषा में कहे तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी,
करूंगी और बाकी ईश्वर पर छोड़ दूंगी, लेकिन पहले पूरी कोशिश करना जरूरी है। तो अगर हम स्रोत की सारी बातों को एक साथ रखें, माता पिता, शिक्षक, समाज, भाग्य, भगवान, इन सब का अपना अपना रोल या असर हो सकता है। माँ बाप ने शायद शुरुआती दिशा दी, टीचर ने ज्ञान का दरवाज़ा खोला, समाज ने हमें परखा, किस्मत ने शायद मौका दिया, भगवान ने ताकत और साधन दिए। लेकिन स्रोत का लबुलुआब क्या है? आखिरी जिम्मेदारी किसकी है? लबुलुआब बिल्कुल साफ है और स्रोत इसे बार बार दोहराता है। हमारे फैसले और हमारे काम ये पूरी तरह से हमारे अपने हैं। कोई और हमारे लिए सोच नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता या हमारे हिस्से का काम नहीं कर सकता। और यहीं पर स्रोत का सबसे ताकतवर संदेश आता है। दूसरों को दोष देने का मतलब है अपनी शक्ति दूसरों के हाथ में दे देना। आप खुद को एक विक्टिम यानी शिकार की तरह देखने लगते हैं, असहाय महसूस करते हैं। और इसका हल क्या है स्रोत के मुताबिक? हल उसी पल शुरू होता है जब इंसान ये कहता है, जैसा स्रोत कहता है, वजह बाहर नहीं मुझ में है और इसलिए हल भी मुझ में ही है। जिस पल ये एहसास होता है कि अगर मेरी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं है तो उसे ठीक करने की ताकत भी मेरे ही पास है, वहीं से सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट का असली सफर शुरू होता है। ये विक्टिम मोड से निकलकर एजेंट यानी कर्ता की भूमिका अपनाने की बात है। जिम्मेदारी लेना बोझ नहीं बल्कि शक्ति का स्रोत है। ये वाकई एक गहरा और जिंदगी बदलने वाला विचार है। इल्जाम से जिम्मेदारी की ओर बढ़ना, शिकार से कर्ता बनना। तो ये थी हमारी स्रोत सामग्री के आधार पर जीवन की बागडोर संभालने के विचार पर एक विस्तृत चर्चा। हमने देखा कि कैसे स्रोत हमें बार बार याद दिलाता है कि बाहरी चीज़ों पर उंगली उठाने से हम कमज़ोर होते हैं, जबकि जिम्मेदारी लेने से हमें अपनी जिंदगी को दिशा देने की ताकत मिलती है। और जाते जाते स्रोत सामग्री के आधार पर एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। अगर कोई सचमुच बाहरी चीज़ों को दोष देना बंद कर दे, पूरी तरह से जिम्मेदारी अपना ले, तो वह सबसे पहली चीज कौन सी होगी जिसे वो अपनी जिंदगी में बदलने के लिए चुनेगा या चुनेगी? वो पहला ठोस कदम क्या होगा जो इस नई सोच को दिखाता हो? इस पर सोचना शायद इस पूरी बातचीत को एक निजी स्तर पर ले जाने में मदद करेगा। ये दृष्टिकोण कि नियंत्रण मेरे अंदर है, व्यक्तिगत विकास के लिए कितना शक्तिशाली हो सकता है? बहुत ज्यादा शायद। रोजमर्रा की चुनौतियों, चाहे वो करियर में हो, रिश्तों में हो या हेल्थ को लेकर हो, उन पर काबू पाने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में ये सोच कितनी क्रांतिकारी साबित हो सकती है। जाहिर है, अगर कोई मानता है कि बागडोर उसी के हाथ में है, तो वो शायद समस्याओं के सामने जल्दी हथियार नहीं डालेगा। सही। वो समाधान खोजने में ज्यादा एक्टिव होगा क्योंकि उसे पता है कि समाधान बाहर से चलकर नहीं आएगा, उसे लाना पड़ेगा। हाँ। निश्चित रूप से वो बाहरी मदद या सही परिस्थितियों का इंतजार करने के बजाय खुद पहल करेगा, प्रोएक्टिव बनेगा। हाँ, वो परिस्थितियों का शिकार, विक्टिम महसूस करने के बजाय अपने जीवन की कहानी का नायक, प्रोटैगनिस्ट बनने की कोशिश करेगा। यही वो बदलाव है जिसकी ओर स्रोत इशारा कर रहा है। मानसिकता का बदलाव, शिकार से नायक बनने का बदलाव। तो आज हमने सिद्धार्थ सर के ब्लॉग siddhmind.in पर प्रकाशित लेख आपकी जिंदगी की बागडोर आपके ही हाथ में है के अंशों के जरिए इस गहरे और शक्तिशाली विचार पर विस्तार से चर्चा की। हाँ, काफी गहराई से बात हुई। हमने समझा कि कैसे दूसरों को दोष देने की आम आदत हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है और कैसे डॉक्टर कलाम जैसे प्रेरणादायक उदाहरण हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति और नियंत्रण हमारे भीतर ही है, बस उसे पहचानने और इस्तेमाल करने की जरूरत है। बिल्कुल। हमने ये भी देखा कि ये रास्ता आसान नहीं है, इसमें चुनौतियां हैं, लेकिन इसके परिणाम जीवन को बदलने वाले हो सकते हैं। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर आप सोच सकते हैं। हाँ, अगर हम ये मान लें, जैसा कि स्रोत तर्क देता है, कि हमारी सफलता या असफलता के मुख्य निर्धारक बाहरी कारक नहीं बल्कि हमारे अपने आंतरिक चुनाव, विश्वास और कर्म है, तो वो सबसे पहला और सबसे बुनियादी आंतरिक बदलाव या पहला कदम क्या हो सकता है, जैसे किसी को सही मायने में अपने जीवन की बागडोर संभालने के लिए उठाने की आवश्यकता होगी? अच्छा सवाल है। वो कौन सा पहला छोटा सा ठोस कदम है जो दोषारोपण के चक्र को तोड़कर आंतरिक नियंत्रण की यात्रा शुरू कर सकता है? इसके बारे में सोचिएगा।